चलिए अपने इस वीडियो में हम आपको जो सीए फाइनल के ग्रुप वन में जो एफआर सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 4 का जो यूनिट नंबर 1 है इंड एस 8 उसमें क्या आईसीएस स्टडी मटेरियल के अंदर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एंड टेस्ट योर नॉलेज जो चैप्टर के एंड में है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम आईसीएस स्टडी मटेरियल का सारा इलस्ट्रेशन एंड चैप्टर के एंड में गिवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार सुन लेना। उसके बाद आप क्या करना, दो चार क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस कर लेना, फिर दो चार क्वेश्चन को समझना, फिर रिटन प्रैक्टिस करना। यानी रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। ओके। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो आपका तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट करके पर्सनली वो डाउट क्लियर कर लेना, जो भी आपका डाउट फिर भी होगा उसको। ओके। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे ही एफआर के जो बाकी चैप्टर्स हैं उसका भी इसी टाइप का सारा आईसीएस स्टडी मटेरियल के सम्स को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो को लेकर के आएंगे, अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे, और एएफएम का भी सारा चैप्टर का अपलोड करेंगे जिसमें कुछ चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो इंड एस 8 है इसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। ये आपने सीए इंटरमीडिएट में जो एएस 5 पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ये वही है। ओके। मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफी हेल्प हो जाएगा उसका सिमिलर कॉन्सेप्ट का। ओके। और चलिए हम आपको इसका जो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो बताते हैं। उसके लिए आपको पहले 14 नंबर पेज में आना पड़ेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 के लिए। देखो, आपने सी इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है और क्या अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो उसी के ऊपर में ये बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि क्या कोई भी एंटिटी वॉलेंटरली अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस ला सकता है। बोल रहा है कैन एन एंटिटी वॉलेंटरली चेंजेस वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। बोल रहा है कि क्या कोई एंटिटी अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस ला सकता है। तो आप बोलोगे कि भाई हाँ, वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस तभी ला पाएगा जब वो रिक्वायर्ड बाय इंड एस 8 है, यानी इंड एस 8 उसको इस बात का परमिशन देता है, और दूसरा उसके इस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज्यादा रिलायबल हो जाए और मोर रेलिवेंट हो जाए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, इंड एस 8 उसको परमिशन देना चाहिए। दूसरा, उसके ऐसा करने के बाद यानी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस लाने के बाद उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मोर रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट हो जाना चाहिए। ओके। इसी बात को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर से देखो, ये जो पैरा नंबर 15 है उसमें इन्होंने बोला है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस ये इसलिए लाते हैं ताकि जो है वो जो कंपैरिजन है, ठीक है, उसके ट्रेंड को ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं दो पीरियड के बीच में। एंड नीचे का जो पैरा है इसमें ये इन्होंने ऐसे ही जो ऊपर में ए एंड बी, जो ये ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को नीचे के पैराग्राफ में फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें कुछ उतना ज्यादा खास है नहीं। नीचे मतलब ऊपर वाले ए एंड बी को ही इन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको एमसीक्यू के लिए समझ सकते हो, बिकॉज मेरे स्क्रीन पर जो अभी स्टडी मटेरियल प्रेजेंट है वो मे 24 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है, और मे 24 एंड ऑनवर्ड्स से जो एफआर सब्जेक्ट है उसमें एमसीक्यू आएगा 30 मार्क्स का, आपको पता ही है। तो आप एमसीक्यू के लिए इसको समझ सकते हो कि वॉलंटरली वो कर सकता है। कंडीशन यही है कि वो मोर रेलिवेंट एंड मोर रिलायबल हो जाए, इसलिए वो कर रहा है। प्लस प्लस मैंने बोला कि इंडिया 8 भी इसका परमिशन दे। फिर यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये कह रहा है कि एंटिटी एबीसी है, जो ये क्या किया ना, एंटिटी एबीसी एक बिल्डिंग को अक्वायर किया। तो जैसे इसने एक बिल्डिंग को अक्वायर किया तो वो बिल्डिंग इसका जो है वो मतलब उस बिल्डिंग को इसने अक्वायर किया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। ओके। एंड इसको, उस बिल्डिंग को उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अक्वायर किया, तो उसको उसने पीपीई शो किया, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शो किया। लेकिन बाद में क्या किया, उस बिल्डिंग को उसने मतलब उसका जो ऑफिस है वो अपना नए जगह पे ऑफिस बना लिया। मान लो आपका एक ऑफिस है कोलकाता में, तो कोलकाता में आपने वो बिल्डिंग खरीदा, उसमें अपना ऑफिस आपने जो है वो सिचुएट किया। बाद में आपने अपने ऑफिस को मुंबई शिफ्ट कर दिया, तो कोलकाता वाला जो बिल्डिंग खरीदा हुआ है ना उसको आपने लीज पर दे दिया। यानी जो पहले वो बिल्डिंग खरीदा था, अक्वायर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बाद में उसका ऑफिस शिफ्ट हो गया, जिस वजह से उसी बिल्डिंग को जिसको उसने पहले पीपीई मान रखा था उसको उसने बाद में लीज पर दे दिया, क्योंकि उस बिल्डिंग का अब उसके लिए कोई काम नहीं रहा, क्योंकि उसका ऑफिस अब न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। तो बोल रहा है कि भैया पहले तो तुमने उस बिल्डिंग को खरीदा और उसको पीपीई माना, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना, और अभी तुम उसको लीज पर दे दिए हो। तो जिस किसी भी चीज को आप लीज पे दे देते हो आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हो, क्योंकि आप किसी सामान में इन्वेस्ट किए और उस सामान को आप अपना बनाए और उसके बाद आप किसी और को यूज करने के लिए दे दिए, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया ताकि आप अभी कमा रहे हो उससे, ठीक है। तो आपने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। तो बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो रिक्लासिफाई कर दिया पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, उसको रिक्लासिफाई कर दिया। एबीसी लिमिटेड अब पहले पीपी मानता था, अभी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानने लगा। तो क्या ये एबीसी लिमिटेड ने चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर दिया? आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप जो है ना क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आप बोलोगे कि भैया इसको बोलते हैं सब्सटेंस में चेंज होना, सब्सटेंस में चेंज होना, ना कि मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस होना। अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ सब्सटेंस में चेंज हुआ है। आपको ये कहना है कि एसेट्स का यूज जो है ना, वो मतलब यूज करने का नजरिया चेंज हुआ है, ना कि इसका और कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर पीपी का डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है कि पीपी किसको बोलते हैं, पीपी किसको बोलते हैं ये उन्होंने दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ये उन्होंने दे रखा है। उसके बाद
उसके बाद जो है ना उसके बाद उन्होंने नीचे में ये एक्सप्लेन किया हुआ है एज पर द ये करके इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि भैया पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बदल दिए तो ये चेंज इन पर्पस ऑफ एंटिटी यानी इसका रिक्लासिफिकेशन हुआ है, यानी यूज करने का नजरिया बदला है, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है। आप इस इंग्लिश को, इस बहुत बड़े इंग्लिश को आप पढ़ोगे तो मैं जो आपको हिंदी में बता रहा हूँ आप उसी को कंक्लूजन में पाओगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज करना को रिक्लासिफिकेशन बोलते हैं, या सब्सटेंस में चेंजेस बोलते हैं, या यूज करने के नजरिया, यूज करने के तरीका को मतलब चेंज करना हुआ, ना कि ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। आप इसको अपने वर्ड में एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना, एंड आपका जो लास्ट लाइन रहना चाहिए वो उसमें ये मेंशन करना कि ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जो टीचर होते हैं ये सीए इंस्टीट्यूट वाले वो जो है ना वो लास्ट का क्या, लास्ट में क्या है वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर किसी का हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या किसी का मान लो कि वो टीचर बहुत हड़बड़ हड़बड़ में चेक कर रहा है, तो सबसे लास्ट में वो जरूर देखते हैं कि कंक्लूड किया है कि नहीं। तो आप लास्ट में कंक्लूड कर देना कि भैया ये तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो सब्सटेंसेस में चेंजेस है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, चलो अब जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो करते हैं थोड़ा फटाफट। ओके, देखो बोल रहा है कि वेदर द चेंजेस इन फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बोल रहा है कि कोई एक एंटिटी है जिसने अपना फंक्शनल करेंसी को चेंज कर दिया। ओके, तो क्या इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे? मान लो कि कोई एंटिटी था जो पहले रुपीज में अपने अपने सारे बैलेंस शीट को बनाता था, अभी वो मतलब डॉलर में बनाएगा, तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है? तो आप बोलोगे देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहला जो ये वाला पैराग्राफ है उसके हिसाब से वो ये कह रहा है कि पहले बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल रुपीज में आप बना रहे थे, अभी आप डॉलर में बना रहे हो, ठीक है? तो इसे चेंज इन सब्सटेंस बोलते हैं, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि इसको चेंज इन सब्सटेंस बोलते हैं, ना कि इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने इस दोनों लाइन में ये इन्होंने बोला हुआ है कि जो फंक्शनल करेंसी का मतलब डेफिनेशन है वो उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, फंक्शनल करेंसी का डेफिनेशन को। ओके, उसके बाद उन्होंने थर्ड पैराग्राफ में सी इंस्टीट्यूट में ये बोला हुआ है कि भाई साहब क्या होता है कि कभी कभी फंक्शनल करेंसी जो है वो पूरा स्पष्ट रूप से नहीं पता चल रहा होता है, ठीक है? उस केस में मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करती है कि करेंसी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा मोस्ट फेथफुल है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी टाइम में क्या होता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस करेंसी में रिप्रेजेंट किया जाए ये पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा होता है, तो मैनेजमेंट उस टाइम ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट फेथफुल होगा, उस फेथफुल अमाउंट में या फेथफुल मतलब करेंसी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये उन्होंने इस पैराग्राफ में बोला हुआ है। फिर उसके बाद का पैराग्राफ में इन्होंने बोला कि जो हमारा सेकंड लास्ट लास्ट पैराग्राफ है उसमें इन्होंने बोला कि एक बार फंक्शनल करेंसी जब डिटरमाइन कर लेता है मैनेजमेंट कि ये जब सबसे ज्यादा मोस्ट फेथफुल है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और जब मान लो कि मतलब डिटरमाइन हो गया तो वो फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है? जब तक कि ट्रांजेक्शन या इवेंट या कंडीशन चेंज ना हो जाए, ठीक है? इन्होंने इसमें ये कहा कि एक बार जब मैनेजमेंट मोस्ट फेथफुल वाला करेंसी चूज कर लेता है तो उसको जल्दी चेंज नहीं करते रहता है जब तक कि कोई ट्रांजेक्शन इवेंट या कंडीशन चेंज ना हो जाए। एंड सबसे लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया, भाई साहब कंक्लूड जरूर कर देना भाइयों और बहनों, आपको कंक्लूड में ये कहना है कि हेंस चेंजेस इन फंक्शनल करेंसी जो है वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि चेंजेस इन फंक्शनल करेंसी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ओके, इसको इसको चेंज इन सब्सटेंस बोलते हैं। एंटिटी उस दिन से फंक्शनल करेंसी में रिपोर्ट करना शुरू कर देगा जिस दिन से चेंज इन फंक्शनल जो है ऐसे समझ लो ना कि पहले रुपीज में कर रहा था, बैलेंस शीट बना रहा था, अभी वो डॉलर में बनाएगा, तो वो उस दिन से डॉलर में बनाना शुरू कर देगा जिस दिन से उन्होंने चेंजेस इन फंक्शनल करेंसी को लाया। और ये प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होता है। हर वो आइटम जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होता है उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, ना कि जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर नहीं होता है, जो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर होता है उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते हैं, उसको चेंज इन सब्सटेंस बोलते हैं। प्लीज मेरे बात को ध्यान देना, सबसे लास्ट में आपको ये कंक्लूड करना है, सबसे लास्ट में आपको ये कंक्लूड करना होगा कि भाई साहब चेंजेस इन फंक्शनल करेंसी जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ये जिस दिन मैनेजमेंट ये डिसीजन लेके आता है कि हम अपना फंक्शनल करेंसी चेंज कर रहे हैं, वो उसी दिन से उस न्यू करेंसी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने लगता है। एंड ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का होता है, मतलब जिस दिन ये डिसीजन लाया ना उस दिन से और उसके बाद वो उसी रूल्स को फॉलो करने लगता है, लेकिन वो बैक में जाके कुछ ठीक नहीं करता है। बैक में जाके ठीक करना को रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। एंड प्रोस्पेक्टिव मतलब हुआ कि फ्यूचर में वो करेगा, ना कि वो पास्ट को ठीक करेगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है अगले पेज में, इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो हम आपको समझाते हैं। बोल रहा है कि एन एंटिटी डेवलप्स वन ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसीडरिंग अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ एन ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन अकॉर्डिंस विद इंडिया सेट। एक ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उसका देखा देखी करके एक एंटिटी ने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को डेवलप कर लिया। वुड इट बी परमिसेबल फॉर द एंटिटी टू चेंज द सेड पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट द सब्सटेंस अमेंडमेंट इन दैट प्रोनाउंसमेंट? क्या ऐसा एंटिटी वो कर सकता था कि वो ओवरसीज मतलब प्रोनाउंसमेंट ऑफ एन ओवरसीज किसी ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का देखा देखी करके वो अपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर लिया? क्या ये ऐसा कर सकता था? मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर से हम
एक बार आपको क्वेश्चन बताते हैं कि एक एंटिटी ने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को डेवलप कर दिया और इंड एस 8 के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग में मतलब जो आपका नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है उसके प्रोनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर दिया। क्या ये ऐसा कर सकता है कि नहीं? तो आपको आंसर में बताना है कि हाँ, एंटिटी ऐसा चेंजेस करने के लिए परमिसेबल है, ये वॉलेंटरी चेंजेस है। ऐसा एंटिटी इसलिए करती है ताकि इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा रिलायबल और मोर रेलिवेंट हो जाए। देखो मेरा बात सुनो, ओवरसीज ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है उनका जो भी अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट आता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड को ध्यान में रख करके लाया जाता है। पूरे देखो किसी भी कंपनी में एक एक कंट्री से ज्यादा बहुत सारे कंट्री का पैसा लगा रहता है। तो अगर कुछ ऐसा चेंजेस आता है जो नेशनल लेवल पर चेंजेस है या नेशनल लेवल पर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस है, तो उसको अगर कोई कंपनी अडॉप्ट करता है, किसी कंपनी पर मैंडेटरी नहीं है कि वो अडॉप्ट कर ही ले, ये वॉलंटरी है और ये वो इसलिए अडॉप्ट करता है क्योंकि उसको अपना इन्फॉर्मेशन को मोर रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट करना रहता है। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर ये क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यू में ही आया या किसी में भी आए, तो आप बोलना कि भैया हाँ, ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अगर कोई ऐसा रूल्स लाता है और इसको जो है वो कोई एंटिटी अडॉप्ट करता है तो वो ये कर सकता है, ये वो वॉलेंटरी इस काम को करने के लिए परमिसेबल है क्योंकि उसको अपने इन्फॉर्मेशन को मोर रेलिवेंट करके दिखाना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है? अब आप एक ही बार आ जाइए, पेज नंबर 22 में आ जाइए। पेज नंबर 22 में जब आप आएंगे तो आपको अगला इलस्ट्रेशन दिखेगा। अगला इलस्ट्रेशन हम आपको बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि वेदर एन एंटिटी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सब्सटेंस मेजरमेंट सॉरी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल। देखो मेरा बात सुनो, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोई एंटिटी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सब्सिक्वेंट मेजर, ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजर का मतलब होता है आने वाले समय में वो जिस 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 प्राइस पे या जिस वैल्यू पर अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को दिखाएगा उसी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट मेजर। ओके, तो क्या कोई एंटिटी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सब्सिक्वेंट मेजर के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में शिफ्ट करने कर सकती है? और अगर कर सकती है तो क्या इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे? ठीक है, यानी इस तरह का वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकती है कि नहीं? तो आपको आंसर में बोलना है कि देखो, पीपी का जो है ना दो मॉडल होता है, ठीक है, मतलब मेजरमेंट का दो मॉडल होता है। पहला होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, दूसरा होता है कॉस्ट मॉडल। या तो आप उसको कॉस्ट पे दिखाओ, मान लो आपने किसी बिल्डिंग को खरीदा 10 लाख में, तो आप या तो उसको 10 लाख पे ही दिखाते रहो, डिप्रिसिएट करते रहो, और या नहीं तो आप रिवैल्यूड फिगर पर दिखाओ। ठीक है, तो या तो आप कॉस्ट पे दिखाओगे और या नहीं तो रिवैल्यूएशन फिगर पे दिखाओगे। तो इस कंपनी ने क्या किया कि वो रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर ये शिफ्ट हो गया। तो क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो कर सकता है? तो आप बोलोगे हाँ भाई हाँ, कर सकता है, ऐसा चेंजेस वो कर सकता है। पीपी का मेजरमेंट या तो कॉस्ट मॉडल पर होगा या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पर होगा। तो एंटिटी कोई एक चूज कर सकता है, एंटिटी के चॉइस पर है ये। एक एंटिटी कॉस्ट मॉडल से, यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे में, आपको हम हिंदी बता रहे हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन नहीं, आप मेरे बात को समझो, उसके बाद आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ओके, एक एंटिटी कॉस्ट मॉडल से जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पर चेंज या शिफ्ट तभी कर सकती है जब इंड एस 8 के अंदर ये कंडीशन हो, ठीक है, कि वो ऐसा कर सकती है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि एक एंटिटी तभी वो कर सकती है जब इंड एस 8 उसको परमिट करे। ओके, है कि वो चेंज करने के बाद इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट हो जाएगा। देखो, एक एंटिटी ऐसा तभी कर सकती है जब इंड एस 8 उसको परमिशन दे, ठीक है, और ऐसा उसके करने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर रिलेवेंट एंड मोर रिलायबल हो जाएगा, इसलिए वो ये कर रहा है। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है जो आपको एग्जाम में बताना है। एंड रुको, हम आपको यहाँ पर पहले एक बार लाइन टू लाइन मार्क करा देते हैं कि देखो एंटिटी, मैंने आपको हिंदी में क्या बताया कि इंड एस 8 परमिट करेगा, वो बात यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है, तभी वो ऐसा करेगा। और वो ऐसा इसलिए करता है रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में शिफ्ट होना, कि वो उसका इन्फॉर्मेशन मोर रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट हो जाए, इसलिए वो ऐसा करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और अगला लाइन में जो अगले पैराग्राफ में और लास्ट तक ये कहा हुआ है कि जब चेंजेस फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल होगा, तब तब जो है ना, तब भी परमिसेबल है इन अकॉर्डिंग विद इंड एस 8। बस इसका अकाउंटिंग जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। मेरा बात सुनो, जब जब रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल में शिफ्ट होगा, जब रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये परमिसेबल है इंड एस 8 में, बस इसका अकाउंटिंग जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से आप आंसर समझ गए होंगे। फिर भी हम आपको एक शब्द में ये बताते हैं कि भैया आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पीपी को जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में, यानी अगर आप रिवैल्यूड फिगर पे पहले दिखा रहे थे तो अभी कॉस्ट कॉस्ट वाले फिगर पर आप दिखा सकते हो। बस आपको रेट्रोस्पेक्टिव जाके चेंज करना पड़ेगा, और जिस किसी भी आइटम में चेंजेस आप रेट्रोस्पेक्टिवली करते हो उसी को चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। हर वो सुधार जो आप पहले जो गलती कर चुके हो उसको भी ठीक करना चाहते हो, या पहले जो किए हुए हो
पास्ट में, उसको भी ठीक करना चाहते हो, उसी को चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। ना कि जो प्रोस्पेक्टिव होता है उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव को नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली जो ठीक होता है ना, उसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं, और वो यहाँ पर आप कर रहे हो बिकॉज इंडिया 8 परमिट करना चाहिए, वो मोर रेलिवेंट एंड मोर रिलायबल होना चाहिए, और कंपनी इसको रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के ठीक करेगा। पहले भी तो अगर वो रिवैल्यूड फिगर पर दिखाया होगा तो उसको कॉस्ट फिगर पर ही करेगा। ये है इसका आंसर, जिस वजह से कंपनी, आप बोलोगे कि हाँ कंपनी ऐसा कर सकती है बिकॉज मोर रेलिवेंट एंड मोर रिलायबल के लिए बस कंपनी को इसको बैक में यानी रेट्रोस्पेक्टिव में जाकर के ठीक करना पड़ेगा। अब आप आ जाइए 25 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इंडिया 6। इंडिया 6 में आपको क्या करना है भाइयों बहनों, वेदर एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंपैक्ट ऑफ न्यू इंडिया विच इज इशूड बट नॉट येट इफेक्टिव इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडिया 8। बोल रहा है कि अगर कोई इंड एस जो है वो इशू तो हुआ है मगर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो क्या एंटिटी इसको डिस्क्लोज कर सकता है? क्या वो एंटिटी इसको डिस्क्लोज कर सकता है? क्वेश्चन क्या कहा, एक बार फिर से सुनो। बोल रहा है कि अगर कोई इंड एस इशू तो हुआ है बट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इफेक्टिव नहीं है, तो क्या एंटिटी इसको डिस्क्लोज कर सकता है? तो आप बोलोगे हाँ भाई डिस्क्लोज तो कर ही सकता है, डिस्क्लोज करने में वो किसका क्या बिगाड़ रहा है, डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है, और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फैक्ट एंड मतलब ऐसे समझ लो ना कि फैक्ट एंड नोन या रीजनेबल एस्टिमेट इंफॉर्मेशन, मतलब एस्टिमेबल इंफॉर्मेशन जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट कर रहा हो, उसको उसको जो है ना वो इसको डिस्क्लोज कर सकता है। किसको किसको डिस्क्लोज करेगा? वो फैक्ट को या नोन या रीजनेबल एस्टिमेट को डिस्क्लोज करेगा, जो इंफॉर्मेशन जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, जिस पर वो इम्पैक्ट डाल रहा 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 हो, इसको वो डिस्क्लोज करेगा। यस, एंड फाइनली आप लास्ट लाइन में बोलोगे कि यस वो डिस्क्लोज उसको करना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको क्या बोला कि कोई इंड एस जो है वो न्यू न्यू अनाउंस हुआ मगर वो अभी इफेक्टिव नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, तो क्या वो डिस्क्लोज कर सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ, उस इंडियस के फैक्ट के बारे में, उस इंडियस के नोन जो वो जानता है उसके बारे में और उसके रीजनेबल एस्टिमेट के बारे में वो डिस्क्लोज करेगा। जितना उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा होगा उतना वो डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है यानी अगला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसके लिए आप आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जस्ट अ मिनट। चलो, अब जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो ये कह रहा है कि क्या चेंजेस इन इन्वेंट्री कॉस्ट फार्मूला जो है वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है? देखो मेरा बात सुनो, अगर कॉस्ट का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया तो इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे। ओके, कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज किया, वैसे मेरा बात सुनो, अगर आपने फीफो से लीफो किया, लिया लीफो से फीफो कर दिया, या लीफो से वेटेड एवरेज किया, या वेटेड एवरेज से आपने फीफो कर दिया, तो इसको बोलते हैं चेंजेस इन एस्टिमेट। ओके, अगर आपने डिप्रिसिएशन को एसएलएम से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एसएलएम किया, तो इसको चेंजेस इन एस्टिमेट बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कॉस्ट का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है। यही आपको यहाँ पर कहना है। इंस्टीट्यूट के यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आप एक बार देख लेना, ठीक है, कि कॉस्ट का फॉर्मूला में चेंजेस करना भैया अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस है। अब आप 34 नंबर पेज में आ जाओ, जहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। 34 नंबर पेज, थोड़ा नीचे आना। यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि एन एंटिटी हैज प्रेजेंटेड सर्टेन मटेरियल लायबिलिटीज एज नॉन करंट इन इट्स। देखो, एक कंपनी है जो पहले एक अपने लायबिलिटी को नॉन करंट माना, बाद में जब ये अपना बैलेंस शीट को ठीक वीक किया तो इसको ये पता चला कि भैया ये लायबिलिटी तो नॉन करंट नहीं है, ये तो करंट लायबिलिटी है, ये तो जल्दी ही पे हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने लायबिलिटी को रिक्लासीफाई किया, नॉन करंट को करंट में कन्वर्ट किया। ओके, तो क्या इसको करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे अंडर इंडियास 8? क्या इसको इंडियास 8 में करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे? और क्या इसके साथ थर्ड बैलेंस शीट भी देना जरूरी है? क्योंकि इतने साल से मेरा बात सुनो, इतने साल से कंपनी ने इसको जो है वो नॉन करंट में दिखा रखा था और अभी अचानक से करंट में दिखा रहा है, तो क्या इसके साथ थर्ड बैलेंस भी देना जरूरी है? थर्ड बैलेंस का मतलब होता है, थर्ड बैलेंस शीट का मतलब होता है कि मान लो इस साल के जस्ट पिछला वाले साल जो है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ करंट ईयर के बैलेंस शीट के साथ। लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले वाले जस्ट, उसके जस्ट पहले वाले ईयर जो है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका इंपैक्ट पड़ा हुआ है अभी से जस्ट प्रीवियस ईयर वाले ओपनिंग बैलेंस पर। ठीक है, यानी अगर 3 साल है, ठीक है, मान लो 2020 21 है, 21 22 है, और 22 23 है, और अभी 22 23 चल रहा है फॉर एग्जांपल मान लो, तो 22 23 जो है ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है, उसके जस्ट पहले वाला जो ईयर है 21 22 ये प्रीवियस ईयर है, और 2021 जो है, ठीक है, वो उसके जस्ट प्रीवियस ईयर है। तो उसके जस्ट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस तो अभी से जस्ट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। तो अगर पिछला साल भी गलती हुआ है तो जस्ट प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस गलत है, तो उसके जस्ट पहले वाले साल का भी बैलेंस शीट को ठीक करके देना पड़ेगा, थर्ड ईयर बैलेंस शीट। तो ऐसा करना पड़ेगा क्या? क्योंकि पहले नॉन करंट मान रहा था, अभी करंट मान रहा था, तो ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? आप सबसे पहले देखो, इन्होंने ज्ञान में बताया हुआ है कि भैया ये गलती जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, मटेरियल एरर माना जाता है इस सब को, इस सब को बहुत बड़ा गलती माना जाता है कि आपने नॉन करंट से फिर करंट में किया। ठीक है, तो
इन्होंने लास्ट में बोला कि इसको करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे, कि आपने किसी गलती का सुधार किया है, हम ये नहीं मानेंगे। देखो अगर कोई नॉन करंट है और अगर कोई करंट है और आप उसको नॉन करंट मान रहे हैं, तो ये आपका एरर था जिसको अभी आपने करेक्ट किया है, ये माना जाएगा। ओके, ये इन्होंने बोला पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा इन्होंने बोला कि थर्ड बैलेंस शीट का वही जरूरत होता है जहां कुछ आप जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के ठीक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड बैलेंस का देना जरूरी है। इन्होंने ये बोला कि थर्ड बैलेंस का देना जरूरी है क्योंकि आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के ठीक किया, यानी पहले जाकर के पहले वाले समय के को जाकर के आपने ठीक किया। अब इसी के साथ ये सारा इलस्ट्रेशन तो खत्म हो चुका है। अब आप आ जाइए मेरे भाइयों एवं बहनों, आप आ जाइए पेज नंबर 41 में, जहां पर आपको दिखेगा सारा टेस्ट योर नॉलेज का सम्स। ओके, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर किसी के पास पुराना बुक होगा तो आप एक काम कर लेना, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उससे मैच कर लेना, आगे पीछे थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बोल रहा है कि अ कारपेट रिटेलर आउटलेट सेल इट्स फिट कारपेट टू द जनरल पब्लिक। एक मतलब मान के चलो ना कि एक जो है वो आपका यहाँ पर कारपेट रिटेलर आउटलेट है जो जनरल पब्लिक को अपना कारपेट बेच रहा था। इट रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू व्हेन कारपेट इज फिटेड। जब कारपेट फिट हो जाता था तो ये अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता था, ठीक है। और कारपेट फिट कब होता था? एवरेज है कि 6 वीक आफ्टर द परचेज ऑफ कारपेट। जब कारपेट कोई परचेज कर लेता था उसके 6 वीक बाद कारपेट फिट किया जाता था, तो ये तब अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता था, क्योंकि फिटिंग के बाद ही ये कारपेट के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता था। यानी पहले 6 वीक वेट करता था कारपेट के फिटिंग के लिए, और फिटिंग होने के बाद वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता था एज अ इनकम। तो इसको तो 6 हफ्ता वेट करना पड़ जाता था। कारपेट मान लो कोई कोई कारपेट खरीदा, अब वो लेकर के जाएगा 6 वीक तक, उसको फिटिंग कराएगा, आकर के बोलेगा हाँ भैया सब लग गया, आकर पैसा दे देगा, तब जाकर के ये रिकॉग्नाइज करता था एज अ रेवेन्यू। तो ये समस्या में आकर के इसने क्या किया कि इस काम को इसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि हम तो तुमको बेच देंगे, बाकी फिटिंग विटिंग का काम वो कर देगा, ठीक है। यानी इस काम को वो फिटिंग का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। ओके, और अब आपको आगे बोल रहा है कि क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, जो काम ये खुद करता था, 6 हफ्ता वेट करता था इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अभी तो ये तुरंत करेगा क्योंकि उस काम को इसने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। तो क्या इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे या नहीं, एज पर इंडियाज 8? तो आप बोलोगे नहीं भैया, इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, इसको वे ऑफ फिटिंग जो है उसमें चेंजेस बोलेंगे, ना कि इसको अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस बोलेंगे। जब आप इसका आंसर देखोगे जो कि आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से पेज नंबर आपको 45 में जाना चाहिए, पेज नंबर 45 में जाना चाहिए, जहां पर इंस्टीट्यूट ने ये आंसर बोला है कि नहीं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये वे ऑफ फिटिंग का चेंजेस है। वे ऑफ फिटिंग का चेंजेस है कि भाई फिटिंग के वे को आपने चेंज किया है, ये कोई चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, और इसमें कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा। पहले तो वो खुद ही ये काम करता था, 6 हफ्ता टाइम लेता था करने के लिए, अभी वो किसी और से करवा लेगा, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के तो कुछ ठीक नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किए। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बोला है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट। किस सर्कमस्टांसेस में किसी एक एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट यानी प्रीसीडिंग पीरियड जो है, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर से उसके भी पहले साल का, उसके जस्ट पहले साल का बैलेंस शीट को बना करके देना पड़ता है, ऐसा कब होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे, आप इसका आंसर हम आपको अभी अपने मुंह से बता दे रहे हैं, फिर हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी देंगे। आप बोलोगे कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ता है, ठीक है, और वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस का जो है वो मटेरियल इंपैक्ट होता है थर्ड बैलेंस शीट पर, तब उस केस में जो है वो थर्ड बैलेंस देना जरूरी होता है। अभी आप जब आंसर जाकर के देखोगे इन लोगों का, तो ये लोग भी यही कह रहे हैं कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिव होता है और उसका इंपैक्ट जो है वो अगर मटेरियल होता है, मटेरियल इफेक्ट होता है बैलेंस इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पर, ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, थर्ड बैलेंस शीट तभी दिया जाता है जब उसका अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाता है, या उसका इंपैक्ट जो है यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, या नहीं है और नहीं है, एंड है। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, पहला रेट्रोस्पेक्टिव ठीक करो प्लस मटेरियल इफेक्ट भी होना चाहिए उसका बैलेंस शीट के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो आप थर्ड बैलेंस शीट आपको देना पड़ेगा। थर्ड बैलेंस शीट का मतलब हुआ जस्ट पिछले साल के पिछले साल, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस फॉर द प्रीवियस ईयर के लिए आपको उसके भी जस्ट पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस आपने कैसे निकाला ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, जहां पर हम आपको स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2002 डेल्टा लिमिटेड चेंजेस इन अकाउंट इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएटिंग पीपी सो एज टू अप्लाई द कंपोनेंट अप्रोच कंप्लीटली विथ लिस्ट एट द सेम टाइम अडॉप्टिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या किया ना कि जो डेल्टा लिमिटेड है, ठीक है, कंपनी ने पीपी को डेप्रिसिएशन करने के अकाउंटिंग को चेंज किया, ठीक है, जिसको वो पहले कंपोनेंट अप्रोच पे लगा रहा था, जबकि अभी उसने क्या किया कि रिवैल्यूएशन मॉडल पर अप्लाई कर दिया। रिवैल्यूएशन मॉडल पर उसने दिखाना शुरू कर दिया, पहले वो कॉस्ट मॉडल पर दिखाता था या कंपोनेंट अप्रोच पर दिखाता था। ओके, फिर क्या किया उसने इन द ईयर, ऐसा उन्होंने किया ड्यूरिंग द ईयर 2002 में, इन द इन ईयर बिफोर 2002 के पहले क्या किया कि डेल्टा लिमिटेड assets record was not sufficiently retail to
डिटेल टू अप्लाई। देखो 2002 के पहले क्या था कि डेल्टा लिमिटेड वेयर नॉट सफिशिएंटली डिटेल टू अप्लाई कंपोनेंट अप्रोच फुली। 2002 से पहले इसके पास कंपोनेंट अप्रोच पे भी दिखाने का कोई सफिशिएंट डिटेल नहीं था। एट द एंड ऑफ 2001 में क्या हुआ कि मैनेजमेंट कमीशनड इंजीनियर सर्वे, मैनेजमेंट ने एक इंजीनियर का सर्वे बिठाया और उसको बोला कि भाई तू मेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल के बताओ कि कंपोनेंट अप्रोच पर हम दिखा सकते हैं कि नहीं, उसका क्या फेयर वैल्यू है, यूजफुल लाइफ कितना है, रेसिडुअल वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ 2002, ये मुझे तुम सारा निकाल के बताओ। हाउएवर सर्वे जो है वो डिड नॉट प्रोवाइड अ सफिशिएंट बेसिस फॉर रिलायबली एस्टिमेट, सर्वे भी उनका फेल कर गया और वो उनको कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया कंपोनेंट्स के बारे में। एंड दे हैव नॉट प्रीवियसली बीन अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, और इन्होंने ऐसे प्रीवियसली 2001 के पहले उन्होंने ऐसे उसको सेपरेटली नहीं दिखाया हुआ था पीपीई को। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बिफोर द सर्वे डिड नॉट परमिट्स दिस इन्फॉर्मेशन टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, यानी सर्वे के हिसाब से इस उस इन्फॉर्मेशन को दिखाया नहीं जा सकता है, सर्वे वाले इन्फॉर्मेशन को। डेल्टा लिमिटेड्स मैनेजमेंट कंसिडर हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू कॉन्सेप्ट, each of the two aspect of the accounting income, accounting changes. They determine it was not practicable to account for the change in the fuller component approach retrospectively. डेल्टा लिमिटेड का ये कहना है कि हम लोग component approach पे retrospectively नहीं दिखा सकते क्योंकि सर्वे में भी ये पता नहीं चला, ठीक है। और account for changes is prospectively from any earlier dates then start of 2002, 2002 से पहले हम किसी को प्रोस्पेक्टिव भी नहीं दिखा सकते। ऑल्सो चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल तो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल से लेकर के हम लोग जो रिवैल्यूएशन मॉडल में हुए हैं, दैट इज हम लोग जो कंपोनेंट अप्रोच से रिवैल्यूएशन मॉडल में आए हैं, उसका चेंजेस कुछ इस तरह से है कि मॉडल इज रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली। ये पता चला है कि भैया कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आए हो, तुम प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर जो सुधार करना है वो करो, पहले का तो कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली तो कर नहीं सकते। देयरफॉर मैनेजमेंट कंक्लूडेड that it shall apply delta limited new policy prospectively from the start of 2002। मैनेजमेंट ने ये स्टार्ट किया कि भैया 2001 का तो मेरे पास कुछ हुआ नहीं, सर्वे और वैसे भी नहीं पता चला, तो हम 2002 से प्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे। तो इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा वो देखो। इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा कि भैया मेरा टैक्स रेट जो है वो 30% है। पहले 2001 के एंड में जो इनको लगता था कि कॉस्ट है पीपीई का 25,000, डेप्रीसिएशन है 14,000 और उसका बुक वैल्यू 11,000 है, ठीक है। लेकिन प्रोस्पेक्टिवली 2002 में इनको ये लगा कि डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस जो है वो 1500 है, ओके। एंड जो एसेट्स का वैल्यूएशन है वो 17,000 है, रेसिडुअल वैल्यू 3,000 है, यानी 25,000 से 17,000 पर आ गया, ये 25,000 से 17,000 पर आ गया। जो उसका रेसिडुअल वैल्यू है वो उसका 3,000 है और लाइफ जो है वो 7 ईयर्स बचा हुआ है अब। और डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो अब 2,000 हो गया, जबकि इनको पहले 1500 लगता था, अभी वो 2,000 हो गया है, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेलिवेंट नोट्स फॉर द डिस्क्लोजर इन अकॉर्डिंग विद इंडियाज 8। देखो आपको एक डिस्क्लोजर में क्या क्या बताना चाहिए ये इन्होंने पूछा है और हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करते हैं। पहले आप एक बार सोल्यूशन में आ जाओ, इन लोगों के सोल्यूशन में, ओके। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन का ही लाइन है, क्वेश्चन में ही जो लिखा हुआ है उसी को इन्होंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। और इतने दूर में उन्होंने जो बोला ना ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इनका ये कहना है कि भैया हम बस डिस्क्लोज करेंगे कि इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6,000 का है। ये 6,000 उन्होंने कैसे लाया? ये 6,000 उन्होंने लाया 17,000 और 11,000 के डिफरेंस को, 17,000 और 11,000 के डिफरेंस को। ये 17,000 और 11,000 कहाँ से आया? इसके लिए आपको 41 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा मेरे साथ, 41 नंबर पे जहां पर क्वेश्चन है, या 42 नंबर पेज में जाइए। यहाँ पर देखो 17,000 इनका अभी वैल्यूएशन कह रहा है कि 17,000, लेकिन पहले का जो उनका बुक वैल्यू था वो 11,000 था, तो ये तो बढ़ गया ना। उन्होंने 2001 में बुक वैल्यू 11,000 दिखाया था, जबकि 2002 में वो 17,000 पे हो गया, तो 6,000 से बढ़ गया, यही उन्होंने दिखाया हुआ है। तो 45 नंबर पेज में जाओ जहां पर इसका सोल्यूशन है, पहले ये देख लो 6,000 से ये इंक्रीज कर गया। उसके बाद इनका कहना है कि इंक्रीज इन ओपनिंग टैक्स, मतलब टैक्स का अमाउंट जो है वो 1,800 से बढ़ गया, यानी इसका टैक्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज किया। यानी देखो ये 6,000 से अगर पीपी बढ़ गया तो 6,000 का 30% 1,800 से डेफर्ड टैक्स भी बढ़ गया। डेफर्ड टैक्स, इसको सिर्फ टैक्स मत बोलना क्योंकि ये फ्यूचर में डिफर होगा, फ्यूचर में इसके एसेट्स के वैल्यू को 6,000 ज्यादा दिखाया जाएगा, तो इसको आज के डेट में टैक्स नहीं पे, आज के डेट में टैक्स देना पड़ेगा ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको डेफर टैक्स बोलेंगे। तो डेफर टैक्स 6,000 का 30% 1,800 होगा, 6,000 का 30% 1,800 होगा, आपको 1,800 दिखाना है, ओके। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरा 4,200 का है, यानी
6000 में से आप 1800 को माइनस कर दोगे तो आपको 42000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस पता चल जाएगा। ओके, एंड फाइनली इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन पहले 2000 था, फिर 1500 हो गया, तो 2000 और 1500 के बीच में डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2000 और 1500 भी दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो पहले 1500 था और अभी 2000 हो गया। 2001 में 1500 था और 2002 में 2000 हो गया। तो भाई साहब ये जो है ना, ये 500 से डिप्रिसिएशन इंक्रीज बढ़ गया। अब डिप्रिसिएशन जो बढ़ गया ना, तो जिसके वजह से टैक्स का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टैक्स बेनिफिट इस 500 का 30%, 500 का 30%, 150 अपने को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इतना ही आपको डिस्क्लोज करना था, बाकी क्वेश्चन का ही लाइन था। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप 42 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे अपना भाई समझ करके मेरे को आप बोल सकते हैं, और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, सीए फाइनल का, सीए इंटरमीडिएट का, सीए फाउंडेशन का, सीए फाइनल के बोथ ग्रुप का। आप उसको हम लोगों से लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम लोग फाइनल का, इंटर का कुछ सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, जिसका गारंटी रहता है मैचिंग का, और कुछ सब्जेक्ट चार्जेबल है और मिनिमम 60% के मैचिंग का गारंटी रहता है, जबकि एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है सेम या सिमिलर क्वेश्चन। तो आपको अगर हम वो चाहिए गारंटी वाला, मैचिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इज चेंजेस इन डिप्रिसिएशन मेथड फॉर एन आइटम ऑफ पीपी चेंजेस इन पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे या चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले अगर आप डिप्रिसिएशन एसएलएम पे दिखा रहे थे, अभी आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे दिखाते हो या डब्ल्यूडीबी मेथड पे दिखाते हो, तो इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, ना कि इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो आप यही बोलोगे यहाँ पर कि भैया ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ठीक है। ओके, ना कि ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ओके, इसी को सी इंस्टीट्यूट ने भी बोला होगा। आप एक बार 46 नंबर पेज में या 45 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाओ, इन्होंने भी ये बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। ज्ञान देने के बाद ये फाइनली लास्ट में यही बोला होगा, देख लेना आप, कि भाई चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ये। देखो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, दैट इज ये प्रोस्पेक्टिवली होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। इन्होंने यही बोला हुआ है। इनका ये कहना है कि अगर अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा ना चेंजेस, तब इसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। और अगर प्रोस्पेक्टिव चेंजेस होगा तो इसको अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलेंगे, ठीक है। 42 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको जो है ना वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एन एंटिटी चार्ज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001। 31 मार्च 2001 के लिए इन्होंने कुछ खर्चा को एज अ फाइनेंस कॉस्ट दिखाया, ठीक है। कुछ खर्चा को फाइनेंस कॉस्ट दिखाया। ईयर कब था? 2001 का 31 मार्च को दिखाया। वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का जैसे ये लोग बैलेंस शीट बनाने लगे, तो मैनेजमेंट को ये पता चला कि जो खर्चा को उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया था, उसको तो अदर एक्सपेंस में दिखाना था इंस्टीड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। पिछले साल फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दिया, इस साल उसको अदर एक्सपेंस में दिखाना था। द एरर ऑकर्ड बिकॉज मैनेजमेंट इनएडवर्टेंटली मिस इंटरप्रेट सर्टेन फैक्ट्स। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है चूक हो गया, यानी बाय मिस्टेक, ठीक है। बाय मिस्टेक उन्होंने गलत पढ़ लिया, यानी फाइनेंस कॉस्ट को मतलब अदर एक्सपेंस को उन्होंने फाइनेंस कॉस्ट में गलती से दिखा दिया। द एंटिटी इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन विच द एरर ऑकर्ड। एंटिटी चाहता है कि 2001 का भी बैलेंस शीट को ये ठीक करे, ताकि सही से कंपैरिजन हो पाए 2002 के साथ, 2002 के साथ। वुड दिस रिक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस फ्रॉम द फाइनेंस कॉस्ट टू अदर एक्सपेंस इन द कंपैरेटिव अमाउंट वुड बी विल बी कंसिडर्ड एज करेक्शन ऑफ एरर। क्या इसको करेक्शन ऑफ एरर कहा जाएगा, यस या नो, पहले ये बताइए। उसके बाद आपको ये कहना है कि कहा जाएगा, और उसके बाद बोला कि वुड एंटिटी नीड्स टू प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट। क्या एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट भी देना जरूरी है या नहीं है? तो सबसे पहले आप आ जाइए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसके आंसर में आ जाइए। ओके, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लेके चलते हैं। उसके लिए आप 46 नंबर पेज में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये इतना बड़ा आंसर है, ये उन्होंने पहला बहुत बड़ा ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या करेक्टेड होता है, क्या नॉट करेक्टेड, किसको करेक्शन ऑफ एरर बोलते हैं, किसको नहीं बोलते, ये उन्होंने बोला हुआ है। मेन जो आंसर है वो यहाँ से है। आपको बोलना है कि हाँ भाई साहब, इसको, हाँ इसे करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे। पहले आपको ये बोलना है कि हाँ इसको करेक्शन ऑफ एरर बोलेंगे, क्योंकि ये गलती है, इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक किया है। ओके, उसके बाद आपको ये कहना है कि मतलब इंस्टीट्यूट को रीस्टेट करना पड़ेगा 31 मार्च 2001 के बैलेंस शीट को, तो ये करेक्शन ऑफ एरर है, आपको ये कहना है। आपको बस उसके बाद वाले पैरा में इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि थर्ड बैलेंस शीट जब देते हैं तब वो चेंजेस का इंपैक्ट पिछले साल पे पड़ रहा होता है, तभी देते हैं। यानी थर्ड बैलेंस शीट तभी देते हैं जब जस्ट प्रीवियस ईयर के पिछले साल में सुधार तभी करते हैं जब जस्ट प्रीवियस ईयर में उसका इंपैक्ट पड़ रहा होता है, तभी करते हैं। ओके, बट यहाँ तो चेंजेस जस्ट प्रीवियस ईयर हुआ है। देखो मेरा बात सुनो, यहाँ पर तो 2 ही साल है, 2002 और 2001। तो 2001 में गलती किया, 2002 में ठीक ही कर दिया। तो 2001 से भी पहले का बैलेंस शीट देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2001 से भी पहले तो कोई गलती हुआ ही नहीं है। तो थर्ड बैलेंस शीट देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2001 से पहले तो कोई गलती हुआ ही नहीं है। तो आप बोलोगे भाई साहब इस वक्त इसका कोई इंपैक्ट नहीं है 2001 से पहले, यानी 1 अप्रैल 2000 से
फर्स्ट अप्रैल 2000 का जो आप बैलेंस ये दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे, उसको देने का जरूरत ही नहीं है मेरे भाई साहब, क्योंकि उसमें कोई गलती ही नहीं हुआ है। 2001 में गलती हुआ, 2002 में ठीक हो गया, तो 2001 से पहले वाला बैलेंस शीट अगर दोगे तो उसी को थर्ड बैलेंस शीट बोलते हैं। तो थर्ड बैलेंस शीट तभी देते हैं जब रेट्रोस्पेक्टिवली कोई गलती ठीक कर रहे होते हो और उसका इंपैक्ट सच में जस्ट प्रीवियस ईयर के भी प्रीवियस ईयर में इंपैक्ट पड़ा था उस एरर का। तो यहाँ पे तो उस एरर का इंपैक्ट 2 ही साल पड़ा है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, उसके पहले साल तो पड़ा ही नहीं है, तो थर्ड बैलेंस देना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, हम अपना पूरा एफर्ट लगा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वीडियो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, मगर स्क्रीन पे हम आईसीएस स्टडी मटेरियल का सारा आंसर आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में अगर आप आईसीएस स्टडी मटेरियल के आंसर के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखोगे तो इन कंपेयर विथ अदर्स आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से देख देख करके प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम आपको बताते हैं, इसलिए आपको 44 नंबर पेज में आना है। 43 नंबर पेज में आ जाओ। ओके, 43 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 5 तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोल रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003 का जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा था, एंटिटी डिस्कवर्ड दैट प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू बी सेलेक्टेड एम्प्लॉइज इन कॉर्पोरेट ऑफिस material in amount which was required to be recognized in annual financial statement for the year 31st March 2001। देखो 2003 में इन लोगों को ये पता चला कि कोई बोनस का अमाउंट था जो 2001 में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बट वाज नॉट रिकॉग्नाइज ड्यू टू ओवरसाइट ऑफ फैक्ट, लेकिन इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज ऑफ ओवरसाइट ऑफ फैक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन का मतलब जो है ना, अगर पहले वो समझ लिए, ओवरसाइट का मतलब होता है चूक हो जाना, फैक्ट में कोई चूक हो जाना, चूक का मतलब हुआ मिस हो जाना। तो फैक्ट में कोई मिस हो गया जिस वजह से 2001 का जो बोनस का अकाउंटिंग है ये इनको 2003 में पता चला। बोनस वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो 2001 में बोनस डिक्लेयर हुआ होगा, 2002 में बोनस पे हुआ था एक्चुअली एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, एंड 2002 में उसको एक्सपेंस मान लिया गया था। ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड ईयर, यानी 2002 में उसको एक्सपेंस मान लिया गया था, जबकि 2001 में ही होना चाहिए था ये सब काम, लेकिन 2001 में तो भूल ही गया, 2002 में जब पे हुआ तो उसको एक्सपेंस मान लिया, और 2003 में ये पता चला कि 2001 में ये गलती हुआ था कि हम उसको मिस कर दिए थे रिकॉर्ड करना, अकाउंट करना। ठीक है, तो क्या इस गलती को रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना मटेरियल होगा कि नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करना यानी सही होगा कि नहीं, आपको ये पूछ रहा है वो। ओके, चलिए हम आपको इसका जो सोल्यूशन है वो बताते हैं। ठीक है, पहले इसका सोल्यूशन में आओ, आप पहले इसका सोल्यूशन में आओ, जहां पर इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया होगा कि भाई देखो ये जो है इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है पहले। ठीक है, कि क्या एरर होता है क्या नहीं एरर होता है, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि करेक्ट क्या एरर होता है क्या नहीं होता है, ये पैरा ऑलमोस्ट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉमन दिखेगा कि क्या गलती है क्या नहीं है, ये इन्होंने पहले बताया। फिर उन्होंने बताया कि थर्ड बैलेंस शीट देना कब जरूरी होता है। ठीक है, जब किसी चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करते हो एंड उसका इंपैक्ट थर्ड बैलेंस शीट पर सच में पड़ रहा होता है, तभी तभी आप उसको थर्ड बैलेंस देते हो, ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया अगले पेज से, अगले पेज से उन्होंने बताया कि गलती देखो 2000, देखो गलती तो हुआ है 2001 में ही। ठीक है, 2001 में नहीं दिखाए हो तो ये गलती तो हुआ है। ठीक है, उसके अंडर स्टेटेड मतलब 2001 के एक्सपेंस को अंडर स्टेट कर दिया और 2002 में दिखा करके 2002 के एक्सपेंस को ओवर स्टेटेड कर दिया, ये इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है। इन्होंने बोला कि 2002 के खर्चा को तुमने ज्यादा दिखा दिया बिकॉज 2002 का तो वो खर्चा ही नहीं था, तुमने उसको ओवर स्टेट कर दिया, और 2001 में नहीं दिखा करके 2001 के खर्चा को तुमने अंडर स्टेट कर दिया, यानी तुमने उसको कम दिखा दिया, और 2002 में दिखा करके उसके खर्चा को बढ़ा दिया। तो इसको ठीक करने के लिए एंटिटी को क्या करना चाहिए? एंटिटी को सबसे पहला काम करना चाहिए कि 2002 का कंपैरेटिव अमाउंट को रीस्टेट करना चाहिए, यानी 2002 के कंपैरेटिव अमाउंट को ठीक करना चाहिए, और एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट भी दिखाना चाहिए, जिसमें थर्ड बैलेंस शीट में उसको उस बोनस के अमाउंट को प्रोविजन मान लेना चाहिए कि भैया ये फ्यूचर में यानी 2002 में पे करना पड़ेगा, तो अभी 2001 में उसका प्रोविजन बना लेते हैं जितना बोनस पे करना पड़ेगा, तो उस बोनस के अमाउंट को प्रोविजन बना लेना चाहिए। ये है सुधार जो उसको अभी करना पड़ेगा, बिकॉज गलती तो अभी पता चला है। तो अब आप 44 नंबर पेज में आ जाओ, 43 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन्होंने कहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर इन 31 September 2001, एन एंटिटी notes that there has been an under accrual of certain expenses in interim financial statement for the first quarter ending 30th June 2001, and the amount of under accrual is assessed to be material in context of interim financial statement। देखो जब सेकंड क्वार्टर चल रहा था, जब सेकंड क्वार्टर चल रहा था यानी हाफ ईयर एंड हो रहा था 30 सितंबर को, तब इनको ये पता चला कि करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में एक एक्सपेंस का अंडर अक्रूवल शो हो गया, यानी एक एक्सपेंस को अंडर अक्रूवल के बेसिस पर मतलब रिकॉर्ड कर दिया गया है। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट अमाउंट वुड बी इमटेरियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनुअल फिगर, जो कि मेरा बात सुनो, देखो ऐसे समझ लो ना कि किसी एक्सपेंस को फर्स्ट क्वार्टर में कम दिखा दिया गया, ऐसा पता चला है सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर में जो फर्स्ट क्वार्टर में गलती किया गया ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर में इमटेरियल ही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के लिए वो मटेरियल है।
समझ में आया? यानी फर्स्ट क्वार्टर में दिखाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर में नहीं भी दिखाया तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो अक्रूवल है ना वो फर्स्ट क्वार्टर के लिए ही है। एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए वो अक्रूवल नहीं रहेगा, ठीक है? तो एंटिटी का ये कहना है कि भैया क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए वो जो है वो अक्रूवल रहेगा ही नहीं और एट द एंड ऑफ द ईयर में उसका इम्पैक्ट इमैटेरियल ही हो जाएगा, तो इस गलती को ठीक करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा इंस्टीट्यूट का मतलब ऐसा इस कंपनी का कहना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर का जब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा तब इस गलती को ठीक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर में इसका अक्रूवल का कोई इम्पैक्ट ही नहीं रहेगा। तो इसको क्वार्टरली में जो मिस्टेक किया, यानी जिस क्वार्टर में मिस्टेक किए उस क्वार्टर के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ठीक करने का जरूरत नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है। देखो कोई भी कंपनी 3 तरह का बैलेंस शीट देता है। एक एक देता है एनुअली, एक देता है हाफ ईयरली और एक देता है क्वार्टरली। क्वार्टरली साल में 4 बार देना पड़ता है। आपको पता ही है 1 साल में 4 बार क्वार्टर आता है। तो पहला क्वार्टर में कुछ जो अक्रूवल था और वो मटेरियल था, दिखाना ज़रूरी था, उसको उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि उसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। समझ गए? और कंपनी भी बोल रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, वो मतलब इमैटेरियल है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इसीलिए उसको नहीं दिखाना ही सही है, ऐसा कंपनी कह रहा है। ओके, तो आपको बोल रहा है कि क्या मैनेजमेंट ने सही किया या नहीं किया सही। अब आप आ जाइए इसके आंसर में 46 नंबर पेज, 7 नंबर का आंसर में आप आइए सबसे पहले। 46 नंबर नहीं, 47 नंबर पेज में आइए। ये बहुत बड़ा आंसर है। भाई बोलोगे कि नहीं ऐसा करना गलत है, ठीक है? जो अगर वो मटेरियल है जिस पे जिस 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 मतलब इसके लिए क्वार्टर के लिए वो मटेरियल है, उस क्वार्टर में तो दिखाना ही पड़ेगा, भले ही उसका एनुअल पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो। तो आपको फाइनली आंसर बोलना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट देयर एरर। मैनेजमेंट को अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहला क्वार्टर का उन्होंने बनाया है उसमें उनको ये ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने गलती किया है। मैनेजमेंट ने गलती किया, भले ही एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, मगर क्वार्टरली बेसिस पर तो है। तो उस क्वार्टर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएगा 3 महीने का, उसमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा उस एक्रूवल एक्सपेंसेस को। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इसके आंसर को, ठीक है? फिर आप 43 नंबर पेज में नीचे आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 हम समझाते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विथ एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एबीसी लिमिटेड का एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, विच इट इनवर्टेंटली ओमिटेड टू डेप्रिसिएट इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एबीसी लिमिटेड का एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिस पर इन्होंने पिछले साल गलती से डेप्रिसिएशन लगाना इन्होंने भूल गया, मतलब ये लोग से चूक गया, ये लोग नहीं लगा पाया, ठीक है? प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2001, लेकिन मतलब इन्होंने उस प्रॉपर्टी को 2001 के 1 अप्रैल को ही खरीदा था। प्रॉपर्टी का यूजफुल लाइफ 10 साल था और डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे लगाना था, और 10 साल के बाद उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? बोल रहे हाउ शुड एरर बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। यानी ये 31 मार्च 2004 में इस गलती को वो कैसे ठीक करेंगे कि उन्होंने उस एसेट्स को खरीदा 1 अप्रैल 2001 को और वो डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए थे 4 साल तक। मतलब 2001, 2002, 2003 में उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, और ये उनको 2004 के एंड में पता चला, 2004 का 31 मार्च 2004 को पता चला। तो ये इस गलती को उन्होंने वो कैसे ठीक करेंगे, ठीक है? और क्या इसके इम्पैक्ट को कंसीडर करना मटेरियल होगा? फॉर सिंप्लिसिटी के लिए आप टैक्स को इग्नोर कर दीजिए कि टैक्स वैक्स कुछ नहीं है। तो आप एक बार आंसर के लिए आ जाइए। आंसर के लिए आप आ जाइए, एक बार के लिए आप आ जाइए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके आंसर में आ जाइए। तो आप लोग है ना कि एरर को ठीक करना भैया जरूरी है, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 3 साल नहीं दिखाया है, तो भैया 3 साल ही दिखाना जरूरी है। अभी 2004 चल रहा है, तो उसके जस्ट पिछले साल का 2003 का जो होगा, तो 31 मार्च 2003, वो तो उनका पिछला साल है, उसका तो वो कंपैरेटिव फिगर के लिए ठीक करेंगे ही, लेकिन उनको थर्ड बैलेंस शीट भी बना करके देना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक उसके भी जस्ट पिछले साल हुआ है। खरीदा तो 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल कब खरीदा गया था, एक बार क्वेश्चन में देखो। 1 अप्रैल 2000, 2000, 1 अप्रैल 2000, 2001 को खरीदा गया था, यानी अभी चल रहा है 31 मार्च 2004, तो तीनों साल का बैलेंस शीट देना पड़ेगा। 31 मार्च 2004, उसके जस्ट पिछला साल 31 मार्च 2003, इसका तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 31 मार्च 2002 का भी देना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च 2002 को भी ये मिस्टेक हुआ है, क्योंकि खरीदा उससे भी 1 साल पहले गया, 1 अप्रैल 2001 को खरीदा गया, तो इनको थर्ड बैलेंस शीट भी देना पड़ेगा उस एरर को ठीक करने के लिए, और रेट्रोस्पेक्टिवली उस एरर को ठीक करना पड़ेगा। यही इनका क्वेश्चन में कहना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, गलती है तो ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एबीसी लिमिटेड चेंज इट्स मेथड अडॉप्टेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन द ईयर 2002-3 में इन्होंने मटेरियल के वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया। इन्होंने बोला कि भैया प्रायर टू द चेंज इन्वेंट्री वाज यूजिंग, पहले ये लोग जो है वो फीफो मेथड यूज करते थे, अभी ये लोग जो है ना वेटेड एवरेज मेथड यूज करने का प्रेफर किए कि भाई वेटेड एवरेज मेथड ही हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हम फीफो मेथड अब यूज नहीं करेंगे। इन्वेंट्री को पहले ये लोग फीफो मेथड पे दिखाते थे, अभी ये लोग वेटेड एवरेज मेथड पे दिखा रहे हैं।
इनके ऐसा करने से क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने से क्या हुआ कि 2001 में इन्वेंट्री 10 मिलियन से बढ़ गया, 2002 में इन्वेंट्री 15 मिलियन से बढ़ गया, एंड 2003 में इन्वेंट्री 20 मिलियन से बढ़ गया। ये जो है ना, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पर होता है, ठीक है। तो आप एक बार नेट में निकाल लो, पहले 10 मिलियन से और फिर 20 मिलियन से, दोनों का जो डिफरेंस है 10 मिलियन, यही काउंट होगा। यानी ये जो क्यूमुलेटिव बेसिस पर बढ़ता है, समझ गए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम आपको पहले दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर सोल्यूशन समझाएंगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो फीफो मेथड जब ये फॉलो करते थे, तब इनका प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे दिया हुआ था। इसमें वेटेड एवरेज अप्लाई करके इसको ठीक करके आपको बोलेगा देने के लिए। तो रेवेन्यू इतना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना था, ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, एक्सपेंस इतना था, प्रॉफिट इतना था, और रिटेन अर्निंग उनका 2001 के टाइम में, यानी 31 मार्च 2001 को रिटेन अर्निंग 423 मिलियन था। आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या पड़ा, तो मेरे को एक एक्सट्रैक्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना करके दिखाना। एक्सट्रैक्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी तुम मेरे को बना के दिखाना, इम्पैक्ट मेरे को दिखाओ तुम कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये तुम मेरे को दिखाओ, ऐसा आपको कह रहा है। तो चलिए हम आपको इसका सोल्यूशन जो है वो समझाते हैं। जो इसका सोल्यूशन है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको आना है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। देखो, हम आपको एक एक करके जो है यहाँ पर कैसे अमाउंट आया ये बताएंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद उसको मार्क कर लेना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखो, रेवेन्यू तो कॉपी पेस्ट ही लिखा, रेवेन्यू तो जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। क्या चेंजेस होगा, इन्वेंट्री के चेंजेस से रेवेन्यू में चेंजेस नहीं होगा। रेवेन्यू का मतलब सेल्स होता है, तो सेल्स में कोई बदलाव नहीं होगा इन्वेंट्री का चेंज होने से, लेकिन सीओजीएस में हो जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री बढ़ गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक में अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, मेरा बात सुनो, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, कितने से बढ़ा, देखो, दोनों साल जो है ना इन्वेंट्री बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना वो दोनों साल इन्वेंट्री बढ़ गया आपका 5 मिलियन से। आप एक बार जाओ, आप देखो, ये जो 2003 का पीएल है और ये 2002 का, यानी 2002-3 का है और ये 2001-2 का है। तो आप एक बार क्वेश्चन में चले जाओ, आप एक बार क्वेश्चन में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई देखो, मेरा बात सुनो, यहाँ पर इस 2 साल में 2001 और 2002 में 10 मिलियन से 15 मिलियन हो गया, यानी 5 मिलियन से बढ़ा, और 2002 और 2003 में 15 मिलियन से 20 मिलियन हो गया, यानी यहाँ पर भी 5 मिलियन से बढ़ गया। तो जितना से इन्वेंट्री बढ़ गया वो 5 मिलियन है, 2001-2 में भी और 2002-3 में भी 5 मिलियन ही है। तो अगर इन्वेंट्री बढ़ जाएगा तो सीओजीएस घट जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर इन्वेंट्री को कम दाम पे दिखाए रहोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ गया रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल में अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाए रहोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उससे बढ़ गया होगा, समझ गए? तो आप सोल्यूशन में आ जाओ, सॉल्यूशन में आ जाओ, जहां पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 173, उसमें से 5 माइनस कर दो, क्योंकि इस साल भी 5 से ही बढ़ा इन्वेंट्री और इस साल भी 5 से ही बढ़ा। तो इसमें दिया हुआ था आपका 168, तो 168 में 5 माइनस करोगे तो 159 हो जाएगा 2001-2 में, एंड 2002-3 में जो है वो 173 दिया हुआ, तो उसमें 5 माइनस करोगे तो 168 हो जाएगा। अब उसको माइनस करके ऊपर वाले रेवेन्यू में से सीओजीएस को माइनस करोगे तो नया ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, और नया ग्रॉस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पता चलने के बाद आपका जो एक्सपेंस है उसको कॉपी पेस्ट लिख दोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका ये आ जाएगा। अब आपको जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिखाना है उसमें आपको आपको 2001 से ही दिखाना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को 2001 से ही दिखाना पड़ेगा। तो 2001 में अपना जो रिटेन्ड अर्निंग है वो इतना था, और रिटेन्ड अर्निंग ओरिजिनली का मतलब हुआ कि वो पहले कितने का था एक्चुअली। तो 2000 ये जो है ना ये ओरिजिनल कॉलम है, 423 था, और एक ही बार चेंजेस इन इन्वेंट्री कितने से हुआ, 5 और 5 10 से हुआ। तो अगर 10 से चेंजेस इन इन्वेंट्री हुआ तो इससे हमारा रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा, रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ने से हमारा ही फायदा है, जिस वजह से वो 10 से 20 हो गया, यानी वो 10 से बढ़ा नेट इंपैक्ट में, 5 और 5 से, तो 10 से बढ़ा, तो यहाँ पे 433 हो गया। और इसमें क्या करोगे, पहले साल का जो प्रॉफिट है ये 63 को यहाँ पर लाके ऐड कर दोगे, और फिर ये 73 को उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दोगे। फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऐड करोगे ओरिजिनली जितना था, ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली पहले साल में क्वेश्चन में दिया हुआ था 58 क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ था 68, ये ओरिजिनली बोल दिया ना, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन में 420 दिया हुआ था इसलिए यहाँ पर दिखा है। मेरे बात को समझना, ओरिजिनली का मतलब होता है क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर दो। क्वेश्चन में 420 दिया हुआ था इसीलिए यहाँ पर दिखा है। क्वेश्चन में 10 नहीं दिया हुआ, मतलब ओरिजिनली तो 10 नहीं चेंज हुआ ना, चेंज होने के बाद वाला तो कॉलम ये है, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन में 58 गलत वाला प्रॉफिट दिया हुआ था वो ऐड किए, एंड दूसरे साल का गलत वाला जो प्रॉफिट है 68 वो ऐड किए, तो ये आया ओरिजिनल वाला, और ये आया हमारा जो चेंज होने के बाद 569 है वो आया। यानी आप इसमें नेट इंपैक्ट देखोगे ना तो हमारा कितना से बढ़ गया, हमारा 20 मिलियन से नेट में जो है ना 20, सबसे लास्ट में मेरा मतलब इन्वेंट्री कितने से बढ़ा था, 20 मिलियन से, उतना ही से आपका इसका प्रॉफिट का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, बढ़ करके हमारा इन्वेंट्री कितना हो गया था, 20 मिलियन, तो उतना ही से हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, 549 और 569 के बीच का डिफरेंस। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अब आप जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम आपको समझाते हैं, इसके बाद जो है
आपको अगर कोई डाउट है अभी तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, जो गारंटीड है एग्जाम में मैचिंग के लिए, सीए इंटर फाउंडेशन फाइनल सभी का है, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। ये अब आपको जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो बताते हैं। इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2004 and 5, Cherry Limited discovered that some products that have been sold during the year 2003-4, यानी एक साल पहले ही जिस प्रोडक्ट को उन्होंने बेच दिया, उसको इनकरेक्टली उन्होंने गलती से उसको क्लोजिंग स्टॉक जो 2000 मतलब 3-4 का जो क्लोजिंग स्टॉक था, यानी 31 मार्च 2004 में 6,500 का क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने गलती से दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने ऐड कर रखा है गलती से। चेरी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो 2004-5 में उनको ये पता चला। 2004-5 में इनका सेल है 1,40,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 86,500 का है, जिसमें 6,500 वो गलती से वाला इंक्लूडेड है। इनकम टैक्स इनका 5250 का है। ओके, 5250 का इनकम टैक्स है। चेरी लिमिटेड ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब 2003-4 में ये मिस्टेक हुआ था, तब सेल इतना था, तब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, टैक्स अमाउंट इतना था, प्रॉफिट का अमाउंट इतना था, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट आपका 14,000 है, और अर्निंग पर शेयर 2.8 था। ओके, आगे इनका ये कहना है कि 2003-4 में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग जो है, 2003-4 में जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है वो 20,000 है 2003-4 में। ओके, एंड क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 34,000 है। ये 20 जो 1000 है ना ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, उसी का मतलब होता है, और किसी का जरूरत नहीं है। 2003-4 का जो है ना वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग का ही जरूरत है। उसके बाद चेरी लिमिटेड इनकम टैक्स रेट जो है वो 30% है। 2004-5 के लिए इनकम टैक्स एंड 2003-4 दोनों के लिए रेट ऑफ टैक्स जो है वो 30% ही है। इट हैड नो अदर इनकम और एक्सपेंसेस, इनका और कोई अदर इनकम या एक्सपेंस नहीं है। चेरी लिमिटेड हैड 50,000 यानी 5,000 शेयर इंटू 10 रुपया ईच करके इनका शेयर कैपिटल भी है थ्रू आउट द ईयर का, एंड नो अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग, यानी इक्विटी शेयर है और रिटेन अर्निंग है। जब आपको अगर चेंजेस इन इक्विटी दिखाने के लिए बोलेगा तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड आपको रिटेन अर्निंग दोनों दिखाना पड़ेगा। तो आपको बोल रहा है कि इस चेरी लिमिटेड जो गलती किया है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तुम दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड एक बार चेंजेस इन इक्विटी भी बना करके दिखाना, करंट पीरियड का और अर्लियर पीरियड का। तो अब आप आ जाइए एक बार सोल्यूशन में, जहां पर हम आपको समझाते हैं, हम आपको एक बार समझाते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर है उसको। तो एक बार आप आ जाइए जो है वो, एक बार आप आ जाइए पेज नंबर जो आपका 48 है उसके नीचे में आ जाइए। यहाँ पर हम आपको सब कुछ समझाते हैं। सबसे पहले आपको सेल जो दोनों का है, यानी करंट ईयर का और जो पिछले साल का सेल है, वो कॉपी पेस्ट लिखना है, वो सेम टू सेम लिखना है। एंड यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 86,500 में 6,500 को हटा के दिखाना है, माइनस करके दिखाना है। और जो इन लोगों का पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 53,500, उसमें 6,500 को ऐड करके दिखाना है, क्योंकि ये जो है वो पिछले साल ही मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो था पिछले साल का, ठीक है, ये पिछले साल ही ठीक हो जाना चाहिए था। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल मतलब जो इनकरेक्टली दिखा दिए हो, जिसके वजह से कोसियो जीएस जो है वो आपका गलत आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस साल का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें माइनस करो और पिछले साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दो, क्योंकि जो पिछले साल ही सेल हो गया था उसको क्लोजिंग स्टॉक और पिछले साल उसको क्लोजिंग स्टॉक में क्यों दिखाया पिछले साल में, जिसका एरर इस साल के ओपनिंग स्टॉक पर था, और इसके वजह से सीओजीएस जो बढ़ गया था करंट ईयर में। तो करंट ईयर में सीओजीएस को घटा दिया और पिछले साल के सीओजीएस को बढ़ा दिया, क्योंकि पिछले साल भी वो इन्वेंट्री बचा नहीं था, वो तो सेल ही हो गया था। ठीक है, अब इसमें से उसको माइनस करके वो आ गया, टैक्स रेट 30% आप अप्लाई कर दीजिए नॉर्मली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद आप क्या करिए कि इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप जब चेंजेस इन इक्विटी दिखाओगे तो सबसे पहले आप कैपिटल दिखाओगे 50,000 का, रिटेन अर्निंग दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस 20,000 का, टोटल 70,000 है। रिटेन अर्निंग में आप ये दिखाओगे कि भैया जो हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है, देखो ये 94,94,94,500 जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो एक बार ले लो, और फिर उसके बाद करंट ईयर का जो 16,800 है उसको एक बार ले लो। बस दोनों को ऐड करके दिखा देना, पिछले साल का प्रॉफिट 9450 और करंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है 16,800, इसके वजह से रिटेन अर्निंग इतना हो जाएगा, बाकी टोटल दोनों को जोड़ करके इतना हो जाएगा। इसके नीचे इन्होंने इंपैक्ट दिखाया हुआ, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इन्होंने इंपैक्ट दिखाया हुआ, आपको करने का जरूरत नहीं है। आपको तो बस बोला प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो दिखाओ, और चेंजेस इन इक्विटी दिखाओ। इंपैक्ट तो उन्होंने पूछा नहीं, तो फिर आप क्यों दिखाओगे। ठीक है, अब आप आ जाओ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 11 में इन्होंने ये बोला हुआ है, रुको एक सेकंड, हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने बोला है कि 31st मतलब 2003-4 में जो है वो आफ्टर द एंटिटी मतलब आफ्टर 31st March 2003 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर अप्रूव्ड फॉर इशू एंड latent defect in the composition of new product manufactured by entity was discovered. That is defect that could not be discovered by reasonable or customary inspection. As a result of latent defect, entity occurred 1 lakh rupees unanticipated cost for fulfilling its warranty period in respect of sales made during 31st March 2003. देखो 2003-4 में इनको ये पता चला कि इनके द्वारा बनाए गए सामान में एक डिफेक्ट निकल गया, जिस डिफेक्ट की वजह से इनका जो कॉस्ट है, जो इनका खर्चा है, वो 1 लाख रुपया उस सामान पे पड़ गया जिसमें डिफेक्ट निकल गया, और उसमें एडिशनल 20,000 भी इनको खर्चा करना पड़ा उस सामान को ठीक करने के लिए, और उसको बेचे हैं ये लोग, उसको ये लोग बेच पाए 18,000 में बेच पाए, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने ये बोला कि देखो 20,000 तो एडिशनल खर्चा करना पड़ ही गया, उसको उन्होंने बेचा है 18,000 में, और उसके बाद उन्होंने बोला कि बिफोर द डिटेक्शन वाज डिटेक्टेड द प्रोडक्शन प्रोसेस रेक्टिफाइड हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि 5,000 ऑफ विच रिलेटेड टू ऑफ आइटम, देखो इनको जो है ना, इनको 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 जितना सामान रिटर्न में मिला, इनको जितना सामान रिटर्न में मिला, जो मतलब बिकॉज ऑफ डिफेक्ट की वजह से जितना सामान इनको रिटर्न में मिला, उसमें इनको 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ गया, ठीक है, उस सामान को ठीक करने के लिए, वो बात अलग है। उसके बाद उस सामान को फिर से रीसेल करने के लिए 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ा, जिसमें से जो डिफेक्टिव गुड्स था उसका प्रपोर्शन 5,000 था, और उसको उसको एट कॉस्ट पर ये लोग दिखाए 15,000 पे। यानी आप ऐसे समझ लो ना कि एक एक सामान था जिसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट था, जिसमें 5,000 रुपया तो कॉस्ट ही लग गया, और उसको ये लोग कॉस्ट पे दिखाए 15,000 पे, जबकि उसको ये लोग सेल कर रहे हैं 18,000 पे। तो अगर 18,000 पर इनका जो उसका सेल प्राइस है, उन्होंने ये फिक्स किया हुआ है 18,000 रुपीज, ये लोग सेल प्राइस फिक्स किए हुए हैं, तो उसका कॉस्ट कितना दिखाना चाहिए? 18,000 में से 5,000 माइनस करके जो बचेगा, 5,000 तो उसका एक्सपेंस लग जा रहा है, तो उनको बुक में दिखाना चाहिए था 18,000 माइनस 5,000, जो बचेगा 13,000, वो दिखाना चाहिए था, जबकि ये लोग यहाँ पर 15,000 दिखा रहे हैं, यानी 2,000 रुपया ज्यादा दिखा रहे हैं। आपको बोल रहा है इसको एनालाइज करो, ये आपको क्वेश्चन के सबसे लास्ट में बोला था कि आप इसको एनालाइज करिए, तब आप आंसर में आएंगे। तो आपको आंसर में ये बहुत बड़ा ये लोग ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब हम आपको फिर से समझा देते हैं कि 31st March 2003 का बैलेंस शीट अप्रूव के बाद न्यू प्रोडक्ट जो है में कोई डिफेक्ट पता चल गया 31st March 2003 के मतलब 31st March 2003 को ये पता चला कि भाई मतलब 31st March 2003 को ये पता करना संभव नहीं था। नेक्स्ट ईयर ये पता चला कि पिछले साल के न्यू प्रोडक्ट मतलब पिछले साल के सामान में जो है वो डिफेक्ट था, ठीक है, जिस डिफेक्ट की वजह से 1 लाख रुपया खर्चा लग गया, और जो कि वो अनएंटिसिपेटेड कॉस्ट था, और फॉर फुलफिलिंग द वारंटी ऑब्लिगेशन की वजह से 1 लाख रुपया खर्चा लग गया, ठीक है, 31st March 2003 को। एंड 20,000 रुपया डिफेक्टिव गुड्स पर खर्चा करना पड़ गया उसको ठीक ठाक करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे समझो कि जिस खर्चा का मतलब 5,000 जो पोर्शन था उस 20,000 का, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो बचा हुआ सामान था उसके पीछे है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेरा बात सुनो, 20,000 तो जो सामान रिटर्न आया डिफेक्टिव, उसके पीछे खर्चा हुआ। अब 20,000 रुपया तो उस पर टोटल खर्चा हुआ, उसमें तो बहुत सामान बिक गया होगा उसी साल। अभी जो क्लोजिंग में बचा हुआ सामान है, क्लोजिंग में जो बचा हुआ सामान था, क्लोजिंग में जो बचा हुआ सामान था उस पे खर्चा हुआ आपका, उस पे मतलब जितना क्लोजिंग में बचा हुआ सामान है उसका प्रपोर्शन उस 20,000 के खर्चा में 5,000 है, क्लोजिंग में जो बचा हुआ सामान है उस पे। तो उसको आप 15,000 पे क्यों दिखाए हो? उसको आप तब आप उसको जितना में सेल कर पाओगे उसमें से 5,000 माइनस करके जो बचेगा उतना पे दिखाओ, ठीक है। तो आपको 13,000 पे दिखाना चाहिए, लेकिन आप 15,000 पे दिखा रहे हो, यानी यहाँ पर आप 2,000 ज्यादा पे दिखा रहे हो, ओके। तो एनालाइज करने के लिए जब आपको बोलेगा तो आप फाइनल आंसर में यही बोलना कि भैया 2,000 ज्यादा पे दिखा रहे हो, पहले आप ज्ञान देना, जो क्वेश्चन का लाइन है वही सब कॉपी पेस्ट कर देना कि भाई 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, ये तो प्रोविजन में दिखाएंगे कि भैया मेरा प्रोविजन फॉर वारंटी, यानी वारंटी में जो है हम जो सामान दिए थे वो सामान रिटर्न हुआ, तो उसके वजह से मेरा 1 लाख रुपया उसमें खर्चा हो गया प्रोविजन फॉर वारंटी, और 2,000 रुपया जो ज्यादा दिखा दिए हैं 13,000, और मतलब 18,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 13,000, और 13,000 और 15,000 के बीच का जो डिफरेंस है, वो जो 2,000 रुपया ज्यादा दिखा दिए हुए हैं, उसको जो है भाई साहब ये नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे 2,000 एक्सेस दिखाया हुआ है, वो ओवर स्टेटेड ऑफ इन्वेंट्री है, आपको इसी को ज्ञान में कहना है, ज्ञान में आपको बता देना है। एंड फाइनली लास्ट में आपको ये कहना है कि ये गलती से दिखा दिया है। और उसके नीचे का सेकंड लास्ट पैरा, सबसे लास्ट वाला पैरा में यही बोला हुआ है कि वैसे भी 31st March 2003 को एंटिटी को सारे रिलायबल फैक्ट को कंसीडर करना ही पड़ेगा, जिसके वजह से उनको ये ठीक करना पड़ेगा, और एडिशनल बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ेगा उनको उस एक्सपेंस को, यानी उस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को ठीक करने के लिए उनको एडिशनल बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ेगा, एडिशनल बैलेंस शीट, क्योंकि ये पिछले साल का गलती है, तो पिछले साल का बैलेंस शीट को ठीक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर। इसी के साथ हमारा जो इंडिया 8 है वो खत्म होता है, और कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे पूछना। ऑल द बेस्ट आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि गारंटीड है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।